वाराणसी के दशासुमेध थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी करने वाला एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 6 चोरी के मोबाइल फोन, 720 रुपए नगद और एक काला बैग बरामद किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम पवन करानी है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसने कबूल किया वह घाटों पर गंगा आरती के समय भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करता था। पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना सीसीटीवी फुटेज की मदद से 27 मई की सुबह करीब 7 बजे राजघाट की सीढ़ी के पास पकड़ा, जब वह चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में था। आरोपी ने बताया कि वह मोबाइल 500 या 1000 रुपए में बेच के नशे का इंतजाम करना चाहता था। उसे पकड़ने वाली टीम में दशासुमेध थाना के कई पुलिस कर्मी शामिल थे। ये जो शाम को आरती होती है, लगातार श्रद्धालुओं से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उनके मोबाइल चोरी हो रहे थे। इस शिकायत के क्रम में एक थाने से जो है क्राइम टीम लगाई गई, मैनुअल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगातार हम लोग लगाए थे, और जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा जो है एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम पवन करानिया है, जो मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की तो इसके द्वारा बताया गया कि यह पहले जो है यहाँ 10-12 वर्षों से जो है चुनरी बनाने का काम करता था, बट अभी 1 साल से जो है इसका काम थोड़ा सा कम हो गया था। जिसके बाद ये अभी जो है 9-10 मई को यहाँ आया था और तभी से होटल में रुका हुआ था, और इसके बाद ये शाम को मोबाइल चोरी करता था, फिर स्थानीय लोगों को ही 1500 रुपये में बेच देता था। सर, पूछताछ में क्या उसके आगे के कुछ पता चला? अभी तक इससे 6 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ को कनेक्ट कराया गया है। एक तो थाना दशासुमेध पे ही अभियोग पंजीकृत है, अन्य का भी हम लोग जो है सर्विलांस के माध्यम से उसका जो EMI है उससे उनके जो ऑनर हैं उनसे जो है संपर्क किया जा रहा है। और इसके द्वारा बताया गया कि ये जो है यहीं लोकल शाम के जब भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं वहीं पर ये मौका देखता है और फिर मोबाइल चोरी की घटना को कायद करता है। सर, देखा जाए यहाँ पे लगातार भीड़ होती है गंगा आरती में, तो इसका कुछ और गिरोह होगा, तो इससे घटने जो होती है क्या है? इससे जो अभी हमको इनपुट मिले हैं उसके आधार पे हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। बाकी हमारी लगातार टीमें जो है घाट पर सक्रिय हैं और इस प्रकार के जो और भी अवांछनीय तत्व हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। मऊ के सरायल खान सिंह थाना इलाके में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेंदुवली गांव की 45 साल की विद्यावती सुबह टहलने निकली थी, तभी चिरैया कोट रोड पे एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पुलिस ने मौके पहुंची, लोगों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना घोरे में गलिए झारन फेंके खातिर गाड़ी वाला मार के भाग गया। पुलिस आयल, पुलिस कहते कि मट्टी जाए पोस्टमार्टम हो, मुकदमा लिखाई। हम तारीख देखब कि हमके नहीं आ जाए, हमारा आदमी मरल, हमके आदमी था, हमके आदमी था, हम तो मट्टी देखे। कौन जा घटना भइला है? घटना भइल तेलुनी चट्टी पे जी, मड़ैया स्कूल के। मतलब गाड़ी वाला है कि गाड़ी भी है? गाड़ी है, गाड़ी वाला भाग गया, गाड़ी खड़ा करके भाग गया। जब तक ले हमके नहीं आना चाहिए तब तक ले हम मट्टी। 9 बजे घटना आई? 5 बजे भोर का। 5 बजे भोर का जी। तो मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पर दुआरे पर मौत भइल। सब जगह ये जो गाड़ी खड़ी है ये घिसीट के मल्ले गाड़ा में चल गया। हमके सुना मट्टी उठे के ना चाहिए, हमें चक्का जाम हो यही तक। जब तक ले DM ना आए तब तक ले मट्टी ना उठी, जब ले अधिकारी है ना आए तब मट्टी ना उठी। कैसे मट्टी उठी? उम्र कितना रहा? उम्र 35 साल। 35 साल। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ठेला पटरी व्यवसायियों ने पुलिस पर उत्पीड़न और शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यवसायियों का कहना है कि रोजगार के लिए सड़कों पर मेहनत करने वाले छोटे दुकानदारों को पुलिस बार बार परेशान कर रही है। परेशान व्यवसायियों ने आज वाराणसी नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। ठेला पटरी व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों ने नगर निगम के अधिकारियों को एक पत्रक सौंपा, जिसमें उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी दी गई। व्यवसायियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुलिस की मनमानी पर रोक नहीं लगाई गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या इन छोटे व्यवसायियों को न्याय मिल पाएगा या नहीं। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज ज्ञापन देने से क्या मुख्य मांगे थी? जन सुनवाई के कार्यक्रम में नगर आयुक्त महोदय के पास हम लोग ज्ञापन देने आए थे। शहर के पटरी व्यापारियों के साथ पुलिस उत्पीड़न लगातार निरंतर किया जा रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि जब तक ठेला पटरी वालों को कहीं बसा नहीं दिया जाता तब तक किसी भी ठेला पटरी वालों के साथ कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। थाना सिगरा के थाना प्रभारी,
थाना लंका के थाना प्रभारी, थाना कैंट के थाना प्रभारी, हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स, बाटी चोखा बेचने वाले, सत्तू बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, ऐसे पटरी व्यापारियों के साथ कठोर कार्रवाई का निरंतर काम कर रहे थे, जिससे उदास पटरी व्यापारी आज अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को लेकर नगर आयुक्त के पास आया था। नगर आयुक्त महोदय जन सुनवाई में उपस्थित नहीं थे, नगर विकास मंत्री आए हैं। फोन से उन्होंने वार्ता करके इस बात का निवेदन किया कि कल सुबह 11 बजे आप लोग प्रमुख पटरी व्यापारी जो संगठन के लोग हैं वो प्रतिनिधि आ जाएंगे, जो भी समस्या रहेगी मैं निश्चित रूप से उसे समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जब तक हमारे 63 वेंडिंग जोन का रीसर्वे ना हो जाए, एक ज्वाइंट कमेटी बना के, जिस ज्वाइंट कमेटी में एसीपी, थाना प्रभारी, जोनल ऑफिसर और राष्ट्रीय फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति संगठन का जो प्रतिनिधि मंडल है, जब तक वो शामिल ना हो और वेंडिंग जोन कोई बड़ी समस्या के कारण जब तक को नो वेंडिंग जोन घोषित ना हो जाए, तब तक वहां के ठेला पटरी वाले को वहां से हटाना कहीं ना कहीं मानवता के साथ एक बड़ी शर्मसार कार्रवाई होगी। आई कार्ड की भी मांग की आप लोगों ने? आई कार्ड नगर निगम, चूंकि एक्ट है हमारा कानून है, हम किसी से भीख उक मांगने नहीं आए हैं, हम अपने कानून के अधिकार के रूप अपना हिस्सा मांगने आए हैं। और जहां कर्तव्य की बात है, पटरी व्यापारी को अगर आपको लगता है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, तो हर ठेला पटरी वाला अपने दुकान पे डस्टबिन रखता है, ग्राहक से निवेदन करता है, इस काशी की स्वच्छता में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री जी ने वेंडिंग जोन का निर्माण किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के सपनों की काशी, और उस काशी में पटरी व्यापारी कहीं ना कहीं समायोजित होते हैं। उन पटरी व्यापारियों के साथ उत्पीड़न करना, कहीं ना कहीं अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी कुर्सी पे भी आंच आना 100 नहीं 110% तय है, चाहे जो भी जिम्मेदार अधिकारी। लॉकडाउन में भी के लिए बहुत कुछ किया प्रधानमंत्री ने। आप कह रहे हैं लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने तो वो किया है जो आज तक देश के किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। दूसरा, इन पटरी व्यापारियों की अगर आप बात कह रहे हैं, तो पटरी व्यापारियों को देख लीजिए कि एक एक पटरी व्यापारी जो हॉट स्पॉट एरिया हो जाता था, जहां पुलिस और प्रशासन जाने में हिचकिचाती थी, वहां हमारा ठेला पटरी वाला जाके घर घर सब्जी और फल और दूध ब्रेड पहुंचाने का काम किया है। तो सेवा हमने दी है और इस सरकार ने हमारे साथ कहीं ना कहीं न्याय किया है, और निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और निश्चित रूप से होगी। नगर आयुक्त ने शिखा मौर्य जी ने ज्ञापन लिया है और फोन से वार्ता कराई। कल सुबह 11 बजे हम लोगों को बुलाया गया है। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के नाम पर एक मरीज के परिजन से 5,000 रुपए अवैध रूप से वसूल लिए गए। ये रकम अंबेडकर नगर निवासी ब्रिज बिहारी के बेटे अभिषेक शुक्ला से ली गई थी। शिकायत मिलने पर सीएमएस डॉक्टर SK ध्रुव ने आरोपी अंशुमान यादव को तलब किया और तत्काल पैसे लौटाए। अंशुमान ने 2500 रुपए ऑनलाइन और 2500 रुपए नकद लिए थे। सीएमएस ने इस मामले में संबंधित डॉक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि शिकायत करने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन टाल दिया और मरीज को 1 हफ्ते बाद बुलाया गया। मामले की जांच के दौरान मीडिया को कई और मरीजों से वसूली की जानकारी मिली। डॉक्टर ध्रुव ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी फिर दिखा तो FIR दर्ज की जाएगी। ये दलाल नाम का आयुष्मान सिंह यादव व्यक्ति आया था, जिसको मैंने सामने शिकायतकर्ता के सामने उसके बयान दिलवाया, तो उसने कहा कि पहले कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए। उसके बाद जब हमने सामना कराया तो उसने स्वीकार किया कि मैंने 2,500 रुपए लिए, और उसको पैसों को मैंने शिकायतकर्ता की शिकायत पर वापस कराया और उसको कहा कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दूंगा, अस्पताल में दिखाई दिया तो भी उसे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। अगर सर्जन ने इस तरीके का कृत्य किया तो मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। अच्छा, ये किसके साथ रहता था जो आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर किसने पैसा लिया, किसके साथ? ये डॉक्टरों के कभी कभी आता, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी आता है डॉक्टरों। हाँ, अगर संबंधित व्यक्ति किसी डॉक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करूंगा। अच्छा, आपने उसको वार्निंग देके छोड़ा अभी? हाँ, FIR दर्ज करा दूंगा उसके खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, ये और शिकायतकर्ता की शिकायत पे मैं आगे संबंधित के व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अच्छा सर, ये अभी शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि और कई मरीज हैं जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या आप इसकी भी जांच करवाएंगे? हाँ, उसकी भी मैं कार्रवाई करूंगा। अगर इस तरीके की अगर मामला मेरे संज्ञान में आता है, प्रकाश में आता है, तो अवश्य कार्रवाई करूंगा संबंधित। वाराणसी में बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदर्शन का आज 7वां दिन रहा। भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर कर्मचारियों ने जोरदार विरोध सभा की और कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार निजीकरण के नाम पर करोड़ों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ऊर्जा प्रबंधन को बार बार सुधार के लिए सुझाव दिए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बिजली कर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर 28 मई तक वार्ता से समाधान नहीं निकला तो 29 मई से प्रदेश व्यापी पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, जिससे बिजली संकट गहराना तय है। सभा की अध्यक्षता
ई दीपक गुप्ता और संचालन वेद प्रकाश राय ने किया। कई वरिष्ठ अभियंताओं और कर्मचारियों ने विरोध को संबोधित किया। संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और। वेद प्रकाश राय, पूर्वांचल महामंत्री एवं विद्युत मजदूर संगठन एवं सह संयोजक विद्युत कर्मचारी सहयोग संघर्ष समिति वाराणसी। आज ये कौन सा दिन है? देखिए, ये संघर्ष समिति की तरफ से निजीकरण के विरोध में जो रिफॉर्म के नाम पे प्रबंधन द्वारा थोपा जा रहा है, 6 महीने से अनवरत शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हमने 6 महीने में कहीं भी किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी होने नहीं दिया है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी होती रही है और प्रबंधन को हम सिर्फ 6 महीने में ये जगाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि ये निजीकरण केवल कर्मचारी विरोधी नहीं है, ये आम जनता, हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके परिवारों के लिए भी ये लड़ाई है। जो हमारे नौजवान साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात कि कल को हमें नौकरी मिलेगी, ये उनके लिए भी लड़ाई है हमारी। और उस क्रम में आज 27 मई है, 29 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में संघर्ष समिति की तरफ से किया जाएगा। और यहाँ से फिर एक बार हम बता देना चाहते हैं, ये संघर्ष समिति की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये हमारा निजीकरण के विरोध में ये लड़ाई है, ये आंदोलन है। इसमें हमारे आम उपभोक्ता को किसी प्रकार का कोई भी हम कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ये हमारी उपभोक्ता हमारे लिए देवो भव है, लेकिन अगर हमारे घर को बेचा जाएगा, निजी और पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाएगा, तो हम किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे और अपनी इस लड़ाई को जब तक हमें विजय नहीं मिलेगी तब तक हम इस संघर्ष को, लड़ाई को जारी रखेंगे। ये कार्य बहिष्कार 29 से पूर्ण रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रबंधन से कोई बातचीत हुई? प्रबंधन से एक बार केवल बात हुआ था, उसमें भी प्रबंधन ने बस कहा था कि जो कार्रवाइयां हुई है वो खत्म कर देंगे। इसके बाद प्रबंधन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, वो और उल्टा जनता के बीच में, समाज के बीच में गलत मैसेज भेज रहे हैं कि ये निजीकरण पे अगर कोई भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तो ये कार्रवाई करेंगे। और तो और संविधान के विरुद्ध जाकर के हमारे चेयरमैन ने संविधान विरोधी, घोर विरोधी ये कार्य किया कि डायरेक्ट पूरे नियम में अमेंडमेंट करके बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। ये दर्शाता है कि ये प्रबंधन में बैठे हमारे नौकरशाह अब पूरी तरीके से अपनी मनमानी पे उतर आए हैं। उनको आम जनता, कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ऊर्जा मंत्री से कोई बात नहीं? ऊर्जा मंत्री जी के पास कोई वार्ता के लिए कई बार भेजा गया पत्र। हमारे जो यहाँ के हर जगहों पे सांसद और विधायक हैं, उनके माध्यम से भी कई पत्र सरकार को भेजा गया, प्रबंधन को भेजा गया, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी ने कभी भी कोई इसमें वार्ता नहीं किया गया। हम कहना चाहेंगे कि हम ये पैरासूट हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनको कम से कम, आप मऊ जिले के रहने वाले हैं, कम से कम आप उस गरीब जनता के बारे में सोचिए, कर्मचारियों के बारे में सोचिए। कल को जब वो बेघर हो जाएंगे तो ये भी एक तरीके का अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर ही होगा। नौकरी चली जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। किसानों को और जो व्यापारी हैं उनको इतनी महंगी बिजली मिलेगी कि उसका उपयोग करना उनके लिए अत्यंत दुरूह हो जाएगा और महंगाई बहुत ही चरम पे पहुंच जाएगी। वाराणसी में फया राजभर हत्याकांड को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा है। मंगलवार को परिजनों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने हत्या की सीबीआई जांच, 1 करोड़ रुपए मुआवजा और पीड़ित परिवार के बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ब्रजेश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जैसे नेता सिर्फ दिखावे के लिए पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। न्याय दो।
आपका नाम क्या है? सुलेखा राजभर। सुलेखा जी, आज भारी संख्या में महिलाओं के साथ में आप यहाँ पे विरोध के लिए आई हैं, क्या मामला है? माने हम अपने पिता के इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ पर धरना देने। क्या हुआ था? हमारे पिता को मार फेंका गया था जनसा वाले थाना के बथुआ में, यानी हम लोग मिर्जामुरा से कुडरिया में फेंका गया था। तो जो हम लोग हत्या की है उनकी? हाँ, उसमें हत्या का मामला है। कौन सी? ये हत्या कब हुई थी? 25 तारीख को उनको घर से ले गए थे रईस पठान। 25 अप्रैल लेके गया? रईस पठान। रईस पठान ये कौन है? मेरे पिता कुडरिया का था। अच्छा, तो फिर उनका जो डेड बॉडी कब पाया गया? 29 तारीख को पाया गया था। 29 तारीख को पाया गया था। और थाने पे आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ, शिकायत दर्ज किए थे 27 तारीख को। जब हम लोग खोज लिए नहीं मिले तो 27 तारीख को हम लोग वहाँ पर शिकायत किए थे। वहाँ पर पुलिस बोले कि किस पर शंका है। कौन सा थाना क्षेत्र? मिर्जामुरा। और किसी विधायक वगैरह से भी मिली आप? अनिल राजभर से। क्या जवाब? अनिल राजभर से तो कहें कि दूध का दूध हो जाएगा, पानी इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब बाद में सवाल पूछने पर अनिल राजभर कह रहे थे कि औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। जब हमने सवाल उनसे पूछा कि बताइए दीपरू मिश्रा और मोहित मिश्रा को क्यों सजा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको बोले अनिल राजभर की औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। बताइए कि औरत आगे नहीं बढ़ सकती? औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। अनिल राजभर अगर हम लोग के सामने आते हैं तो अब, लेकिन अब भाग गए। अब इस समय भाग गए। वो लोग ठाकुर से मिले हुए हैं। हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस फांसी, मुजरिम पकड़ाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम फांसी मिले। हम लोग को उसमें ही तसल्ली मिलेगा, फांसी मिले बस, और कुछ नहीं। जैसे मेरे पिता को मार कर फेंक गया तो इस तरह से तो हम लोग ऐसे ही धरना रोज देंगे। वाराणसी के पिंडरा तहसील में अधिवक्ताओं का एसडीएम और एसडीएम न्यायिक के खिलाफ आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। तहसील बार के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए पुस्तकालय भवन पर हवन पूजन कर अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि और तहसील के शुद्धिकरण की कामना की। बार अध्यक्ष कृपा शंकर पटेल ने आरोप लगाया कि एसडीएम न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं और पत्रावलियों का निपटारा मनमाने ढंग से कर रहे हैं। महामंत्री सुधीर सिंह ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर महापंचायत कर आंदोलन तेज किया जाएगा। हवन का आयोजन विद्वान पंडित संजय शुक्ला द्वारा कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। सुधीर कुमार सिंह, तहसील बार पिंडरा, महामंत्री। आज ये कैसा हवन पूजन हुआ? ये अधिकारियों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ हमारे बार द्वारा प्रस्तावित था और जब 21 दिन हो गया लगभग हम लोग आंदोलनरत हैं। जो हम लोगों ने पत्रक दिया था तहसील बार पिंडरा में जो व्यापक भ्रष्टाचार और पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके खिलाफ हमने जो पत्रक दिया था वो आज तक अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कोई उस पर पहल नहीं की गई। इसके लिए वो बुद्धि शुद्धि किया गया। किन किन अधिकारियों का स्थानांतरण होगा? एसडीएम पिंडरा और एसडीएम न्यायिक का दोनों अधिकारियों को हम लोग स्थानांतरण की मांग की है। मिर्जापुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आवास विकास कॉलोनी स्थित नेहरू पार्क में पूर्व विधायक भागवती प्रसाद चौधरी ने माल्यार्पण करते हुए कहा कि नेहरू ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से एक सशक्त और आधुनिक भारत की नींव रखी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजन पाठक और कांग्रेस नेता मीनाहांज अहमद ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे और सभी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माण बताया। पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। भारत देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक महान नेता जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से लोग जानते हैं, उनकी 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम कांग्रेसजन यहाँ उपस्थित होकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कराकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके स्मृतियों को हम लोग ताज़ा कर रहे हैं। उनके योगदान की चर्चा कर रहे हैं कि पंडित नेहरू ने आज़ाद भारत को एक नई दिशा दी थी। पंडित नेहरू ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पंडित नेहरू ने चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे इसरो हो, चाहे बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, उसकी स्थापना की। पंडित नेहरू ने योजना
सहयोग दिया। पंडित जी नेहरू ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए और 47 से 64 तक देश का नेतृत्व किया। ये भारत के लिए, हम सब के लिए, कांग्रेस के लिए एक गौरव की बात है कि ऐसे महान विभूति को हम लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ऐसे महान विभूति का इन्होंने सब कुछ दिया, ये खरहर जैसे ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये तो आज की जो मौजूदा सरकार है उसको देखना चाहिए। वो लोकसभा में, राज्यसभा में 70 साल बाद पुरानी उठाएंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, लेकिन नेहरू जी की योगदान को चर्चा नहीं करेंगे। ये क्योंकि पंडित नेहरू धर्म मजहब की बात नहीं करते थे, पंडित नेहरू विकास की बात करते थे। पंडित नेहरू ने इस देश को क्या नहीं दिया जो दुनिया के लोग, आप अगर सोचिए तो जो दुनिया के स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब बात की जाती है तो वो पंडित नेहरू में उनका बड़ा योगदान था उसका। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनसे किसी से छिपा नहीं है। ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये नया यात्रा और ये सब निकालते हैं। हम उनसे क्या उम्मीद करें जो अपनी पार्टी के मुख्यालय पर कभी तिरंगा न फहराए हो, जिनका तिरंगा से कभी मोहब्बत न रहा हो। आज वो तिरंगा यात्रा खाली इसलिए कि जो सीज फायर इनके द्वारा, इनके जो मुखिया चौधरी जो वहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया, उसकी कायरता को छिपाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं ताकि देश की जनता का ध्यान उधर न जाए, इधर चला जाए। वाराणसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जिला महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने नेहरू पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के निवर्तमान चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्त ने नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए उनके योगदानों को याद किया, जिनमें भाखड़ा नागल बांध, भिलाई स्टील प्लांट, रासायनिक खाद कारखानों व भाभा परमाणु केंद्र की स्थापना शामिल है। कार्यक्रम में मनोज वर्मा, मनु, विपिन पाल, हाजी इस्लाम, मंगलेश सिंह सहित दर्जनों कांग्रेस जन मौजूद रहे। अपना नाम पता बताएं। मैं दुर्गा प्रसाद गुप्ता, चेयरमैन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ। दुर्गा जी, क्या कार्यक्रम किए, कहाँ किए? आज कार्यक्रम जो है ये पराड़कर स्मृति भवन के सामने स्थित नेहरू पार्क में नेहरू जी की प्रतिमा है, उस पर हम लोगों ने आज उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके अमर होने के हम लोग उन्होंने नारे लगाए। किस तरह श्रद्धांजलि दी? हम लोगों ने उनको जो है माल्यार्पण किया और उनके कृतित्व पर जो हम लोगों ने यहाँ पर आपस में प्रकाश डाला। इनकी क्या इतिहास लगी, इनकी क्या इतिहास है? इनका इतिहास ये है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये देश की आज़ादी में उनका 11 वर्षों तक जेल में रहने का उनका कार्यक्रम था। तो जेल में रह करके उन्होंने किसी तरीके से लड़ करके आज़ादी ली और आज़ादी होने के बाद महात्मा गांधी के सानिध्य में उनके आदेश से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का प्रथम प्रधानमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया और सन 66 तक जिंदा रह करके उन्होंने इस देश की सेवा की। इस देश को एक जहाँ पर सुई नहीं बनता था वहाँ पर उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध जैसे तमाम दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने स्थापित की, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारा हिंदुस्तान उसी पथ पर उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक के ग्राम परशुपुर में पूर्व प्रधान रामबली राम द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय के नाम पर की गई सरकारी जमीन के अवैध कब्जेदारी पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। हाईकोर्ट में वर्तमान प्रधानपति राकेश यादव उर्फ गुड्डू की जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई में तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि पीसीएस अधिकारी भीमा चंद्र गौतम, जो रामबली राम के पुत्र की भूमिका भी इस कब्जे में रही। प्रशासन की कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक और उदाहरण बनी है। हमारा नाम गुड्डू राकेश यादव। आपके ग्राम सभा में कुछ अवैध संपत्ति थी जिस पर अवैध कब्जा किसका था और किसके माध्यम से खड़ा कराया गया था, गाटा संख्या क्या थी, पूरा मामला बताइए। हमारा ग्राम पंचायत परशुपुर है, गांव उमठा गोपालपुर है। मैं प्रधानपति हूं। हमारे ग्राम पंचायत में गांव फारूपुर में 124 नंबर विद्यालय की ज़मीन है, 123 नंबर नवीन प्रति, जिसमें वो मैंने हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार महोदय द्वारा थाने की फोर्स के सहयोग से कल खाली कराया गया। किसका कब्जा था? भीमा चंद्र गौतम पुत्र रामबली पुत्र फूलचंद राम द्वारा कब्जा किया गया था। यह भूमाफिया किस्म के हैं। ये है कौन लोग आपके गांव के रहने वाले?
ये भीमाचंद गौतम PCS रैंक का अधिकारी है और राम बलीराम पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पूर्व प्रधान के आपने कई बार शिकायत किया है इनके द्वारा कुछ और भी ज़मीन जो कब्जा किया गया है, क्या है वो? इनके द्वारा 382 नंबर खेलकूद की ज़मीन की कब्जा की गई है। इनके द्वारा 170 नंबर 170 ख में मुसहरों का बिरसा मुंडा के नाम से पट्टा किया गया था, वो कब्जा किया गया है। इनके द्वारा 157 नंबर बरही बरहल में ऊसर की ज़मीन है, उसको भी कब्जा किया गया है। ये जितने अतिक्रमण ग्राम पंचायत में हुआ है ये राम बलीराम और भीमाचंद के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो अभी खेलकूद के मैदान में क्या कार्रवाई चल रही है? हाई कोर्ट का गया हूँ, हाई कोर्ट से अभी फाइल नंबर पे नहीं आई है। अब देखिए 10-5 दिन 20 दिन ज़्यादा दिन लगता है खाली होने में। अभी जो आपने खाली करवाया है आजमगढ़ से जिला प्रशासन द्वारा खाली कराया गया है? हाँ, जिला प्रशासन द्वारा। अब जो अम्बेडकर की ज़मीन थी गाटा संख्या क्या था उसका? अम्बेडकर विद्यालय की ज़मीन थी, उसका गाटा संख्या 124 था। और खेलकूद का मैदान क्या है? 382। एरिया उसकी क्या होगी लगभग? विद्यालय की ज़मीन और 123 नंबर की एरिया लगभग 2 बीघा है। 382 नंबर 17 बिस्सा का है। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से मैं यही उम्मीद रखूँगा कि प्रशासन द्वारा खेलकूद की भी ज़मीन को जल्दी से जल्दी कब्जा मुक्त कराया जाए। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कृपानंद जी महाराज के नेतृत्व में सिंदूर ऑपरेशन की सफलता और राष्ट्र रक्षा हेतु विशेष हनुमान पूजन किया गया। स्वामी जी ने 1.25 किलो सिंदूर श्री हनुमान जी को अर्पित करते हुए आतंकवाद के खात्मे और भारत की अखंडता के लिए प्रार्थना की। दिव्यांग समाज के प्रतिनिधि डॉक्टर उत्तम ओझा ने बताया कि ये सिंदूर सेना प्रमुखों को भेजा जाएगा। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रभक्त उपस्थित रहे और मंदिर परिसर जय श्री राम व वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के लिए भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करते हुए हम लोग ये उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो और राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र का गौरव बढ़े। क्योंकि संकट हरण हनुमान जी हैं तो राष्ट्र को हर संकट से बचाएं, यही कामना और प्रार्थना लेकर हनुमान जी के चरणों में हम लोग सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। दिव्यांग पीठ वाराणसी। कितना सिंदूर अर्पित करेंगे? क्या कौन लोग साथ में? 2.5 किलो सिंदूर है। कौन साथ में जा रहे हैं? साथ में हमारे डॉक्टर उत्तम ओझा जी जो दिव्यांग पीठ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं, श्री अजीत सिंह बग्गा जी राष्ट्रीय प्रचारक हैं दिव्यांग पीठ के, अजय सिंह पटेल जी जो प्रबंधक हैं दिव्यांग पीठ के, OP कश्यप जी, प्रदीप सोनी जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी गाजीपुर से, ये सारे लोग हमारे साथ लगे हैं। डॉक्टर संजय चौरसिया जी, ये लोग हैं।